हेलो साथियों, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सब? तो आई होप आप सब अच्छे होंगे, आप सब स्वस्थ होंगे। बच्चों, आज मैं आ गया हूँ आपका दोस्त मनोज यादव एक नए टॉपिक के साथ। आज हम लोग डिस्कस करेंगे न्यूलैंड के जो अष्टक नियम थे, उसकी जो सीमाएं थी, उन सीमाओं को हम बारी बारी से स्टेप वाइज समझेंगे। तो आप सभी का स्वागत है केडी जनरल एजुकेशन पॉइंट में। और आप सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा लीजिए, जिससे आपको हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाए। तो हम लोग आज बात करेंगे यहाँ पे, देखिए, न्यूलैंड के अष्टक नियम की सीमाएं। क्या बात करना है? न्यूलैंड के अष्टक नियम की सीमाओं को क्या करना है, ध्यान में रखना है, उसको आज हम लोग बात करेंगे। फिर इसके बाद हम लोग बात करेंगे मेंडलीव, ठीक है। मेंडलीव की मूल आवर्त सारणी को पढ़ेंगे, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं न्यूलैंड के अष्टक नियम की सीमाएं क्या क्या थी, ठीक है। तो साथियों, न्यूलैंड ने कैसे सीमाओं को वो करके लिमिट बना करके अपने नियम को उन्होंने प्रतिपादित किया था, या नियम को उन्होंने रखा था। तो आइए हम लोग पहली जो सीमा है, लिमिट है, उसको समझते हैं। साथियों, उन्होंने यह कहा था कि कैल्शियम तक के ही तत्व की, ठीक है, कैल्शियम तक के ही तत्वों का वर्गीकरण के लिए उपयुक्त था। यानी वो क्या कह रहे हैं? वो यह कह रहे हैं कि कैल्शियम के ऊपर, ठीक है, जैसे हीलियम, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, ठीक है, और सीजियम, फिर क्या है, फेरेंशियम, ये सब जो तत्व हैं, ठीक है, और क्या है, बेरिलियम, मैग्नीशियम और कैल्शियम, ठीक। तो इस तरह के जो तत्व हैं, उनके कैल्शियम के ऊपर वाले तत्वों का ही इन्होंने क्या किया था, बोला था कि वर्गीकरण हो सकता है, ठीक है। पहला पॉइंट हो गया। दूसरा पॉइंट इन्होंने क्या सीमा बनाई थी? कैल्शियम के पश्चात प्रत्येक 8वें तत्व के गुणधर्म, कैल्शियम के पश्चात प्रत्येक 8वें तत्व का गुणधर्म, यानी कहने का मतलब है इनका कि स्टोरोंटियम, ठीक है, स्टोरोंटियम, यानी एग्जाम्पल मैं बता रहा हूँ आपको, ठीक है, बेरिलियम हो गया, रेडियम हो गया, ठीक, ये क्या होते हैं कैल्शियम के बाद। अब यहाँ पे देखिए आप सभी लोग, तत्व के गुणधर्म के समान नहीं होते हैं। यानी कहने का मतलब इनका यह है कि जो पहले वाला तत्व का गुणधर्म है वह 8वें वाले गुणधर्म के समान नहीं होगा, ठीक। दूसरा पॉइंट ये कह रहे हैं। तीसरा पॉइंट इनका क्या है अष्टक नियम का? ये कह रहे हैं न्यूलैंड का अष्टक नियम के केवल हल्के तत्वों के लिए ही उपयुक्त है। इनका जो न्यूलैंड का अष्टक नियम है केवल हल्के तत्वों के लिए ही, देख लीजिए ध्यानपूर्वक, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है ये, ठीक है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है ये आपके लिए। एग्जाम में ये जरूर सीमाएं जरूर पूछी जाएंगी आपसे, ठीक है। न्यूलैंड का अष्टक नियम केवल हल्के तत्वों के लिए ही क्या हुआ है, सफल हुआ है, जैसे कैल्शियम, मैग्नीशियम, बेरिलियम, हाइड्रोजन और लिथियम, ठीक, ये हल्के तत्व हैं। आइए हम लोग अगले जो लिमिट है उसको पढ़ते हैं, समझते हैं। प्रकृति में केवल 56 तत्व हैं। इन्होंने यह कहा है कि प्रकृति में केवल 56 तत्व ही पाए गए हैं, ठीक है। लेकिन बाद में खोजे गए तत्वों के गुणधर्म, लेकिन बाद में जो खोजे गए गुणधर्म हैं, तत्वों के गुणधर्म है, वो अष्टक नियम का क्या नहीं कर रहे हैं, अष्टक नियम का पालन नहीं करते हैं, यह पालन नहीं करता है, ठीक है। आइए हम बात करते हैं अगले पॉइंट में। भिन्न भिन्न गुणधर्म वाले तत्व को एक, अगर ये कह रहे हैं कि अगर हम भिन्न भिन्न, ठीक है, अलग अलग गुणधर्म वाले तत्वों को एक तालिका में क्या करते हैं, नहीं रखा जाता है, तो क्या होगा, नहीं रखा जाता है तो क्या होगा, तो साथियों उसमें हमें कुछ पता ही नहीं चलेगा, और हम अष्टक नियम का क्या करेंगे, उसका हम अष्टक नियम नहीं निकाल सकते हैं, ठीक है। अष्टक नियम हम क्या नहीं कर सकते, निकाल नहीं सकते। इस प्रकार से यह जो इनका न्यूलैंड का अष्टक नियम था वह फेल हो गया। ये इसकी सीमाएं थी, ठीक है। जैसे एग्जांपल में फ्लोरीन और फ्लोरीन को अगर हम एक साथ ले लेते हैं, तो इनके दोनों के बीच में हम क्या नहीं कर सकते हैं साथियों, हम इनके दोनों के बीच में अष्टक नियम पता नहीं कर सकते हैं, अष्टक नियम हमें ज्ञात नहीं हो सकता है। अगर एक एग्जाम्पल और ले लें, ध्यानपूर्वक सभी लोग समझिएगा, एक नियम और है, कोबाल्ट और निकिल। क्या है? कोबाल्ट है और ये निकिल है। अगर हम इसको एक श्रेणी में रख देते हैं, एक तालिका में रख देते हैं, तो हम इसका क्या नहीं कर सकते हैं, इसका हम अष्टक नियम नहीं निकाल सकते हैं, ठीक है। तो ये लिमिट बना करके उन्होंने अपने अष्टक नियम को क्या किया था, हम लोग को सामने प्रेजेंट किया था, दिखाया था कि इस तरह से हमारा अष्टक नियम कार्य करता है। लेकिन बाद में और वैज्ञानिक आए
जिन्होंने उनका जो अष्टक नियम था वो क्या कर दिए, विफल कर दिए। ठीक है साथियों, चलिए अब हम लोग बात करते हैं मेंडलीव के क्या है, पूर्ण आवर्त सारणी को। ठीक है, मेंडलीव की मूल आवर्त सारणी। चलिए साथियों, हम लोग अब यहाँ पे देखेंगे मेंडलीव की मूल आवर्त सारणी। क्या देखने वाले हैं हम लोग, मेंडलीव की मूल आवर्त सारणी। मेंडलीव ने क्या कहा था साथियों, सन 1869 ईस्वी में रूस के वैज्ञानिक, ठीक है, जो मेंडलीव थे ये कहाँ के थे, रूस के वैज्ञानिक थे। इनका पूरा नाम क्या था, इनका पूरा नाम जो था इवानोविच मेंडलीव, क्या था, इवानोविच मेंडलीव था। ठीक है, क्या किया था समय, ठीक है, इन्होंने बताया कि 63 तत्वों के गुणों का अध्ययन किया था। इन्होंने कितने तत्वों के, अध्ययन पूर्वक समझना आप सभी लोग। 1869 ईस्वी में कौन वैज्ञानिक, रूस के वैज्ञानिक, ठीक है, रूसी वैज्ञानिक इवानोविच, ठीक है, कौन, मेंडलीव, इवानोविच मेंडलीव। इन्होंने बताया, इन्होंने कितने तत्वों को खोजा था, 63 तत्वों को। ठीक है, तत्वों को क्या किया था, खोजा था। ठीक है साथियों, क्या किया था, इन्होंने खोजा। आई बात समझ में, चलो ठीक है, इन्होंने 63 तत्वों का अध्ययन किया या खोजा या पढ़ा। ठीक है, उन्होंने बताया, ठीक है, कि परमाणु भार तत्वों का मूल लक्षण है। क्या किया था, एक नियम के अनुसार उन्होंने बताया कि परमाणु भार जो है वो तत्वों का मूल लक्षण है। मूल लक्षण क्या बताया, मूल लक्षण, ठीक है, एक सेकंड, मूल लक्षण उन्होंने क्या बताया, तत्वों का परमाणु भार। क्या बताया साथियों, तत्वों का परमाणु भार। ठीक, उन्होंने क्या बताया, मूल लक्षण क्या है, तत्वों का परमाणु भार है। ठीक, आगे उन्होंने क्या कहा साथियों, उन्होंने कहा जो तत्व है उनका मूल लक्षण क्या है, परमाणु भार है। ठीक है, और उन्होंने यह नियम दिया, जिसे क्या कहा, उन्होंने एक नियम दिया, इसी नियम को उन्होंने क्या कहा, तत्वों का जो मूल लक्षण है उसको उन्होंने कहा मेंडलीव का आवर्त नियम। क्या कहा उन्होंने, मेंडलीव का आवर्त नियम। ठीक है, आप इसको नोट कर लीजिए। ठीक है, देखो बस आपको लिखना क्या है, 1869 में रूसी वैज्ञानिक इवानोविच मेंडलीव ने 63 तत्वों का अध्ययन किया। ठीक है, 63 तत्वों का क्या किया, अध्ययन किया। ठीक है, उन्होंने तत्वों का परमाणु भार एक मूल लक्षण बताया। ठीक है, और इसको एक नियम दे दिए। ठीक है, इसको उन्होंने क्या दिया, एक नियम दिया, जिस नियम का नाम है मेंडलीव का आवर्त नियम। क्या है, जिस नियम का नाम है मेंडलीव का आवर्त नियम। आई बात समझ में, चल अगर इतनी बात समझ में आपको आ गई है तो हम आगे बात करते हैं। इस नियम के अनुसार आवर्त फलन होते हैं। ठीक है, इस नियम के अनुसार क्या होते हैं, आवर्त फलन होते हैं। ठीक है, क्या होते हैं, आवर्त फलन। देख लीजिए आप सभी लोग, इस नियम के अनुसार आवर्त क्या होते हैं, फलन होते हैं। ठीक, और इन्होंने क्या कहा साथियों, इन्होंने कहा तत्वों के भौतिक एवं रासायनिक गुणों के गुण उनके परमाणु भारों के क्या होते हैं, आवर्ती फलन होते हैं। ठीक है, तत्वों का भौतिक व रासायनिक गुण, देखो ना यहाँ पे, तत्वों का भौतिक व रासायनिक गुण। ठीक है, भौतिक व रासायनिक गुण। ठीक है, रासायनिक गुण। ठीक है, तत्वों का भौतिक व रासायनिक गुण क्या होता है, उनके परमाणु भार के। ठीक है, उनके परमाणु भार के, परमाणु भार के आवर्ती फलन होता है। क्या होता है,
आवर्ती फलन होता है। ठीक है, क्या होता है? फलन होता है। ठीक बात, ये आपको समझ में आ गया? ठीक, ये पॉइंट आपको क्लियर हो गया होगा। आ गया ना समझ में? चलिए हम लोग आगे बात करते हैं। इसी में आगे इन्होंने कहा है, ठीक है, तत्वों को उनके बढ़ते हुए परमाणु क्रमों के में व्यवस्थित करने पर एक निश्चित अंतराल के पश्चात समान गुणधर्म वाले तत्वों की पुनरावृत्ति होने लगती है। इन्होंने कहा कि अगर हम तत्वों को इसी क्रम में रखते जाएं, ठीक है, जब तत्वों का क्या हो जाए, पुनरावृत्ति हो जाए, तो उनके जो, मैंने कहने का मतलब इनका ये वही है, ठीक है, कि जैसे अब तत्व है, ठीक है, मान लीजिए क्या है, हाइड्रोजन, लिथियम, ठीक है, उसके बाद सोडियम, फिर क्या है, पोटेशियम, ठीक है, फिर क्या है, रूबिडियम, ठीक है, आर्गन। मान लीजिए ऐसे ये रख रहे हैं, ठीक है, एक क्रम में। समझ में आ रहा है सभी को? ठीक, रख रहे हैं। फिर से यहाँ पे क्या हो गया, हाइड्रोजन हो गया, ठीक है, पुनरावृत्ति फिर से हो गई, लिथियम, ठीक है, लिथियम, फिर से क्या हो गया, सोडियम। ठीक, तो कहने का मतलब यह है कि एक व्यवस्थित क्रम में परमाणु भारों को जब हम रखते हैं तो उनके समान गुणधर्मों में क्या हो जाती है, पुनरावृत्ति हो जाती है। क्या हो जाती है, उनके समान गुणधर्मों में क्या हो जाती है, पुनरावृत्ति हो जाती है। ठीक है, एक अंतराल में भी ये देखो, एक अंतराल में है ना, फिर से वही रिपीट हो रहा है पर अंतराल में है। ठीक, ये क्या हो रहा है, पुनरावृत्ति हो रही है। उपरोक्त नियम के आधार पर मेंडलीव ने एक आवर्त सारणी की रचना की है। ठीक है, इसी नियम के आधार पर जो हमने ऊपर बताया, यही नियम के आधार पर, ठीक, इसी नियम के आधार पर मेंडलीव ने एक आवर्त सारणी की रचना की है। वो आवर्त सारणी आप सभी को पता ही होगा, आवर्त सारणी, ठीक है, की रचना की, आवर्त सारणी की रचना की, जिसे क्या कहा जाता है, मेंडलीव, मेंडलीव की आवर्त, मेंडलीव की आवर्त सारणी। ठीक, इतनी बात आपको अगर समझ में आ गई है तो अच्छी बात है, आपको शॉर्ट फॉर्म में मैं समझा दे रहा हूँ। ठीक है, मेंडलीव जो बुक में लिखा है वही मैं यहाँ पे शॉर्ट फॉर्म में आपको समझाने का काम कर रहा हूँ। ठीक है, तो इतनी बातें अगर आपको समझ में आ गई हो तो अच्छी बात है, मैं आगे बढ़ूँ फिर। ठीक है, चलिए अब हम लोग बात करते हैं मेंडलीव की आवर्त सारणी के जो मुख्य तत्व थे वो क्या क्या थे, उनके बारे में हम लोग बात करते हैं, जो कि मैं पॉइंट वाइज आपको समझाऊंगा। ठीक है, ध्यानपूर्वक सभी को समझना है। चलिए बच्चों, हम लोग यहाँ पे देखेंगे, ठीक है, हम लोग यहाँ पे देखेंगे मुख्य तत्व क्या थे, मेंडलीव आवर्त सारणी बनाने के मुख्य तत्व क्या थे। ठीक है, चलिए आवर्त सारणी के मुख्य तत्व, ठीक है, चलिए देखो पहला पॉइंट ये कह रहे हैं मेंडलीव महोदय जी, क्या कह रहे हैं कि इस आवर्त सारणी में तत्वों को परमाणु भार, ठीक है, इस आवर्त सारणी में तत्वों को परमाणु भार के बढ़ते हुए क्रम में रखा गया है। ठीक है, यानी परमाणु भार, परमाणु भार के बढ़ते हुए क्रम में लिखना। ठीक है, परमाणु भार के बढ़ते हुए क्रम में लिखना। ठीक है साथियों, लिखना पहला काम, इनका पहला पॉइंट ये था। ठीक, अगर हम दूसरे पॉइंट की बात करें, अगर हम दूसरे पॉइंट की बात करें, दूसरा पॉइंट क्या है, इस आवर्त सारणी में 8 ऊर्ध्वाधर स्तंभ हैं जिन्हें समूह कहते हैं और 7 क्षैतिज पंक्तियां हैं जिन्हें आवर्त कहते हैं। यानी इनका कहने का मतलब है कि 8 ऊर्ध्वाधर क्या है, ऊर्ध्वाधर स्तंभ है। ठीक है, दूसरा पॉइंट है 8 ऊर्ध्वाधर, ऊर्ध्वाधर स्तंभ है। ठीक है, 8 ऊर्ध्वाधर स्तंभ है जिन्हें क्या कहते हैं साथियों, जिन्हें समूह कहते हैं। ठीक है, जिन्हें समूह कहते हैं।
ये इनके तत्व थे, ठीक है, कहते हैं। और 7 क्षैतिज पंक्तियाँ, ठीक है, 7 क्षैतिज पंक्ति, ठीक है। ध्यान पूर्वक समझना सभी लोग। क्या थे? 8 ऊर्ध्वाधर स्तंभ हैं जिन्हें समूह कहते हैं। 7 क्षैतिज पंक्तियां हैं, ठीक है, पंक्ति है, जिन्हें क्या कहते हैं? जिन्हें आवर्त कहते हैं। क्या कहते हैं? आवर्त कहते हैं, ठीक है। ये हो गई बात। इनका दूसरा पॉइंट समझ में आ गया सभी को। चल, अगर हम लोग बात करें तीसरे पॉइंट की, तीसरा पॉइंट क्या है? ध्यानपूर्वक से सभी लोग समझना, तभी समझ में आ गया। अगर ये 2 पॉइंट समझ आ गया है आपके तो ठीक है। चल, हम लोग अगर बात करते हैं तीसरे पॉइंट की, एक समूह के सभी तत्वों के गुण समान होंगे। अगर वो जिस एक समूह में होगा, एक समूह में अगर जो भी तत्व होंगे उनके गुणधर्म क्या होंगे? समान होंगे। यानी इनका कहने का मतलब है कि एक समूह में आने वाले, एक समूह में आने वाले सभी तत्व, ठीक है, आने वाले सभी तत्व समझ में आ रहा है ना सभी को? एक समूह में आने वाले सभी तत्व के गुण क्या होंगे? समान होंगे, ठीक है, समान होंगे, ठीक है साथियों। समझ में आ गया सभी को? बात क्लियर हो गई। एक समूह में आने वाले सभी तत्वों के गुण जो होंगे वो क्या होंगे? समान होंगे। ये तीसरा पॉइंट है इनका। अब मैं अगर बात करता हूँ चौथे पॉइंट की, ठीक है। चौथा पॉइंट क्या है? इनके मुख्य जो तत्व हैं वो क्या कह रहे हैं? कुछ इस प्रकार से हैं। तत्वों को क्रमबद्ध करते समय यह ध्यान रखा गया है कि यह समान गुणों वाले तत्व एक ही समूह में रहें। ऐसा करने हेतु कहीं कहीं एक रिक्त स्थान क्या हो जाता है? छोड़ा गया है, ठीक है। ये कह रहे हैं कि जैसे हम एक समूह में इसको रख रहे हैं सभी को, ठीक है, तो कहीं कहीं पर भी एक समूह में रखने के साथ सभी को समझ में आ रहा है ना? एक समूह में रखने के साथ साथ कुछ स्थान छोड़ा गया है। क्या किया गया है? कुछ स्थान क्या किया गया है? छोड़ा गया है, ठीक है, स्थान छोड़ा गया है, ठीक है साथियों। ये बात इनकी समझ में आ गई होगी। अगर हम बात करते हैं इनके अगले पॉइंट की, ये अगला पॉइंट क्या कह रहे हैं? 5वें पॉइंट की हम बात करते हैं। 5वां पॉइंट इनका है उदाहरण। कह रहे हैं ये कि कैल्शियम परमाणु, ठीक है, चल हम लोग अब यहाँ पे बात करेंगे जैसे उदाहरण की। तो ये बोल रहे हैं कि कैल्शियम, ठीक है, कैल्शियम जिसका परमाणु भार होता है, क्या होता है? परमाणु भार होता है 40, ठीक है। अगर यहाँ पे हम बात करते हैं टाइटेनियम की, ठीक है, किसकी बात करते हैं? टाइटेनियम की, है ना, टाइटेनियम की। इसका परमाणु भार होता है साथियों 48, ठीक है। तो ये क्या हो गया? ये है इसी में, ठीक है, ठीक। कैल्शियम का परमाणु भार देखिए यहाँ पे क्या हो गया? 40 हो गया, ठीक है। टाइटेनियम का हो गया 48 हो गया। क्या हो गया? 48 हो गई, ठीक। इतनी बात समझ में आ गई सभी को? ठीक, टाइटेनियम का क्या हो गया? 48 हो गया, ठीक। उस समय ज्ञात होता है कि अगला तत्व टाइटेनियम का परमाणु भार जब 48 हो गया तो तृतीय समूह में होना चाहिए। इसको कहाँ पे होना चाहिए? तीसरे समूह में, क्योंकि इसका परमाणु भार जो है वो क्या हो गया? अलग हो गया। क्या हो गया? अलग हो गया। इसलिए कह रहे हैं कि इसको हमारा तीसरे समूह में रहना चाहिए। कहाँ पे? ये देखो पहले समूह का है, ये दूसरे समूह का है, और फिर ये दूसरे समूह का नहीं पहले समूह का है। इसको कह रहे हैं कि ये तीसरे समूह में होना चाहिए, यानी कि ऊपर इससे होना चाहिए, ठीक है। और परंतु चतुर्थ
समूह में गुणों का समानता के कारण इस टाइटेनियम को चतुर्थ समूह में रखा गया है। ठीक है, तृतीय समूह में एक स्थान छोड़ दिया गया है। ये वही बता रहे हैं कि देखो कैल्शियम है किस पे है, कैल्शियम यहाँ पे दूसरे पे है। ठीक है, तो इसको बोल रहे हैं कि दूसरा छोड़ के कहाँ पे रखना है, तीसरे पे रखना है। ठीक है, पहले पे कैल्शियम है, दूसरा छोड़ देना है। ठीक है, एक स्थान छोड़ देना है और तीसरे पे क्या रखना है, टाइटेनियम को रखना है। तो प्यारे साथियों, आपको ये टॉपिक समझ में आ गया होगा। अब जो हम लेके आएंगे आपको एक आवर्त सारणी, अगले वीडियो में हम आपको उसमें समझाएंगे कि कौन सा तत्व किस ब्लॉक में है, किस आवर्त में है, किस समूह में है। ठीक है, तो आपको ये समझ में आ गया होगा। आई होप सबको समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन दबा लीजिए और आपको अगर कंटेंट अच्छा लग रहा है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए और मैं इससे बढ़िया और वीडियो अच्छा लेके आऊँगा, अच्छे तरीके से आपको समझाने की कोशिश करूँगा। थैंक यू दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।